दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1। प्रस्तावना। धर्मा, जो कि एक 24-25 वर्ष का बालक है, आज बहुत खुश है क्योंकि उसने एक बहुत कठिन परीक्षा पास की है। उसने विश्व स्पेस गिल्ड के मार्शल के एग्ज़ाम में फर्स्ट आया है। अब वो जल्द ही एमवी कैरोस्टोर में उड़ान भरेगा, जो प्रकाश की गति से 15% तक उड़ सकता है। परंतु आज का ही दिन उसके लिए बहुत ही उदासी भरा हो गया। जब वो अपने माता पिता के पास घर पहुंचा उन्हें खुशखबरी देने के लिए, तो वहाँ जोरो नाम का एक एलियन उसका वेट कर रहा था। जोरो एक बहुत लंबा काला वस्त्र पहने हुए और उसके सर पर एक मणि थी। उसने धर्मा को किसी दूसरी दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए कहा। धर्मा को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसी के घर पर उसे कहीं और ले जाने के लिए एक एलियन आया हुआ था। और सबसे दुख की बात थी कि उसके माता पिता ही उसे फोर्स कर रहे थे जाने के लिए। गायत्री देवी, जो धर्मा की माँ है, उन्होंने जब धर्मा को इस कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में पाया तो उन्होंने उसे बताया कि बहुत पहले जब वो रूल में काम कर रही थी, जो कि एलियंस की खोज करने की एक संस्थान थी, तब जोरो ने उनसे संपर्क किया था। और जोरो ने उन्हें ये बताया था कि उन्हें एक छोटे बच्चे को पालना है। ये एक एलियन बच्चा है जो पैरेलल यूनिवर्स से आया है और सन ऑफ गॉड है, परंतु इसकी अभी आपको रक्षा करनी है नोकोविच से। सही समय आने पर जोरो इस बच्चे को ले जाएगा। धर्मा को यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक एलियन है जो जोरो ने उसके माता पिता को दिया था, वो उनकी संतान नहीं है। इस बात से धर्मा को बहुत दुख हुआ। धर्मा के पिता मेजर जनरल तेज प्रताप ने तब धर्मा को समझाया कि वो बचपन से ही फिजिकली एंड मेंटली बहुत तेज था, क्योंकि वो एक एलियन था। धर्मा को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी एक धमाका हुआ और टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। पूरे घर में आग लग गई। जोरो ने बहुत विनम्रता से धर्मा से कहा, मालिक, अपने को निकलना पड़ेगा। धर्मा को तो बहुत बुरा लगा कि इस समय जब घर में आग लगी हुई है और जोरो जाने की बात कर रहा है। धर्मा ने यह भी नोट किया कि जोरो को बोलने में दिक्कत हो रही है। वो बोलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। भाषा ना आना अलग बात है, परंतु बोलना ही नहीं आना, ये कैसा प्राणी है। तभी एक और धमाका हुआ और गायत्री देवी आग की चपेट में आ गई। धर्मा को जोरो ने फिर कहा, मालिक, आपने को जाना पड़ेगा, परंतु धर्मा ने एक न सुनी। जोरो ने फिर गायत्री देवी और मेजर तेज प्रताप की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इजाज़त ली। फिर जोरो ने अपने हाथ की स्किन में छुपे ब्लास्टर से धर्मा पर फायर किया और धर्मा बेहोश हो गया। जोरो धर्मा को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो गया। अध्याय प्रथम। धर्मा ने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को हवा में झूलता हुआ पाया। जैसे ही धर्मा को थोड़ा होश आया, उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको गोद में उठा के नीचे रख दिया। वहाँ पर प्रेशर, तापमान, ऑक्सीजन और ग्रेविटी मौजूद थी, क्योंकि धर्मा को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। बहुत सारे संयंत्र, बहुत सारे रोबोट और एकदम किसी स्काई-फाई मूवी का सेट लग रहा था। तभी सामने का एक कांच खुला और उसमें से जोरो चलता हुआ आया। धर्मा ने आश्चर्य से जोरो की ओर देखा। जोरो ने बोला, आप कैसे हैं मालिक? धर्मा ने बड़े हैरान होते हुए पूछा कि वो कहाँ है, उसके माता पिता कहाँ है? जोरो ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको ज़रा जोर से घायल कर दिया। कोई बात नहीं, धर्मा ने अपना सर मसलते हुए कहा। धर्मा ने फिर पूछा, मेरे माता पिता कहाँ है? जोरो ने दुखी आवाज़ में जवाब दिया, हो सकता है वो नहीं बचे हो। धर्मा पूरी तरह से परेशान हो गया। मुझे वापस ले चलो मेरे माता पिता के पास, धर्मा चीखा। जोरो ने बहुत ही पोलाइटली बोला, आप सन ऑफ गॉड हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। आप चाहें तो मुझे आदेश दे सकते हैं और मैं जनक
290 को वापस पृथ्वी की ओर ले चलूंगा। परंतु एरिट्रिया के लोग जो नोकोविद के द्वारा पराधीन किए हुए हैं और उसकी क्रूरता से पीड़ित हैं, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप ही उन लोगों को मुक्त कर सकते हैं नोकोविद के क्रूर शासन से। पर मेरे माता पिता? धर्मा ने फिर पूछा। जोरो ने कहा, मुझे अफसोस है, शायद उस आग में वे लोग जल गए। धर्मा एकदम सदमे में आ गया। जोरो को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। धर्मा उदास था, परंतु वो जोरो को बोला, मुझे बताओ मुझे क्या करना है और मैं कैसे इरिट्रिया के लोगों की मदद कर सकता हूँ। जोरो बहुत खुश हो गया। उसे यकीन था कि बॉफ का प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं जा सकता। उसने धर्मा को कहा, मालिक, मुझे पता था आप यही बोलेंगे। बॉफ कभी भी गलत नहीं हो सकती। बॉफ? वो क्या है? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। बॉफ वो धार्मिक पुस्तक है जिसे हम सब फॉलो करते हैं। भगवान का आदेश है उसमें। उसमें लिखा है कि सन ऑफ गॉड वापस आएगा और इरिट्रिया को मुक्त कराएगा। धर्मा ने सोचा कि इतनी विकसित सिविलाइजेशन में भी ऐसी बातें करती है। उनको एक किताब पर भरोसा है। धर्मा ने बोला, दोस्त, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा है, परंतु इसीलिए क्योंकि ये मेरे माता पिता की इच्छा थी और उनकी ये इच्छा मैं टाल नहीं सकता। और धर्मा बोलते बोलते भर गया। और हो सकता है ये उनकी आखिरी इच्छा हो। जोरो ने धर्मा को कसकर गले लगाया। धर्मा फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद धर्मा अपने आप ही संभला और पूछने लगा, मुझे बताओ कि इरिट्रिया क्या है और अभी हम कहाँ हैं? जोरो ने कहा, मालिक, अभी हम एक स्पेसशिप पर हैं, सबसे शक्तिशाली और तेज शिप्स में से एक, जनक 290। ये प्रकाश की गति से 7500 गुना तेज चलता है। धर्मा को आश्चर्य हुआ। धर्मा ने सोचा, लगता है आइंस्टाइन का नाम जोरो ने नहीं सुना है। जोरो ने कहा, आप चिंता मत करें, प्रोफेसर बोरो आपके सभी सवालों का जवाब दे देंगे। धर्मा को हैरानी हुई कि जोरो उसके मन की बात कैसे पढ़ सकता है। जोरो ने फिर कहा, हम मानसिक तरंगों से ही बात करते हैं। आपको अभी अपनी मानसिक तरंगें छुपानी नहीं आती, इसीलिए कोई भी आपका मन पढ़ सकता है। धीरे धीरे आपको मानसिक तरंगों से बात करना आ जाएगा। आप भी प्रोफेसर बोरो की तरह हो जाएंगे, जिनसे कोई भी मशीन ये नहीं उगलवा सकती कि उनके मन में क्या चल रहा है। धर्मा फिर हैरान हुआ कि इतने विकसित एलियन उस पर निर्भर है जिसे कुछ नहीं आता। जोरो ने फिर धर्मा के मन की बात पढ़ ली और बोला कि आपको अपनी शक्तियां अभी मालूम नहीं है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तभी जोरो ने मानसिक आदेश दिया और एक रोबोट धर्मा की तरफ बढ़ा। उसका रेक्टेंगुलर हाथ आगे आया और उसके ऊपर की परत खुली। उसकी रेक्टेंगुलर हथेली की ऊपर की परत के नीचे 2 टैबलेट्स थी, एक लाल और एक नीली। जोरो ने मानसिक तरंगों के द्वारा बोला कि आपको सिर्फ सोचना है और मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या बोलना है, और ऐसे ही मुझे जो बोलना होगा मैं आपको मानसिक संदेश से समझा दूंगा। इससे भाषा पर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। धर्मा ने सोचा, ये 2 टैबलेट्स किस लिए? जोरो ने जवाब दिया, लाल टैबलेट आपकी भूख खत्म कर देगी और नीली टैबलेट आपकी प्यास खत्म कर देगी। धर्मा ने दोनों टैबलेट्स खा लिए और उसे लगा कि उसकी सारी भूख और प्यास खत्म हो गई। धर्मा ने कहा, मुझे बताओ अब इरिट्रिया के बारे में।
जोरो बहुत खुश था। उसने खुशी खुशी मानसिक संदेश द्वारा धर्मा को बताना चालू किया। सबसे पहले मैं आपको इस स्पेसशिप के कमांड रूम में ले चलता हूँ। जोरो ने मानसिक संदेश भेजा और बिना धर्मा के जवाब का इंतजार किए धर्मा को कमांड रूम में सीधे बीम कर लिया। धर्मा फटी आंखों से जनक 290 स्पेसशिप के कमांड रूम को देखता रह गया। तभी धर्मा को किसी ने मानसिक संदेश भेजा और कहा, आपका जनक 290 में स्वागत है। धर्मा को आश्चर्य हुआ। तब जोरो ने धर्मा को बताया कि जनक 290 कोई साधारण स्पेसशिप नहीं है, ये अपने आप चलता है, स्पेस के सभी खतरों को खुद ही झेलता है और इसकी अपनी इंटेलिजेंस है। धर्मा के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। यानी एक स्पेसशिप खुद इतना इंटेलिजेंट हो सकता है? धर्मा ने सोचा। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और टेलीपैथ किया कि जनक 290 को कमांड नहीं किया जा सकता। ये अपने आप आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। मैं भी इसको कहीं और नहीं ले जा सकता। धर्मा ने सोचा, इसीलिए यहाँ कोई क्रू या स्टाफ नहीं है। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया था। उसने टेलीपैथी के द्वारा जवाब दिया, हाँ, जनक 290 को किसी भी क्रू या स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये स्पेसशिप अपने आप भी आपको लेने आ सकता था, परंतु आपके माता पिता को सिर्फ मैं ही जानता हूँ और इसलिए मुझे आना पड़ा। ये कहते हुए जोरो के हाव भाव में एक अलग सा अभिमान था। इसीलिए कि जोरो को सन ऑफ गॉड को लेने का महत्वपूर्ण कार्य मिला है या उसे जनक 290 को कमांड करने का, ये कह पाना मुश्किल था। जोरो ने कहा, जब तक हम मेजोल प्लेनेट पहुंचते हैं मैं आपको बताता हूँ जितना भी मुझे पता है। मेजोल? धर्मा ने आश्चर्य से बोला, हम तो इरिट्रिया प्लेनेट जा रहे थे। धर्मा के मन में कुछ शंका हुई। मालिक, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। मैंने नहीं कहा कि हम इरिट्रिया जा रहे हैं। धर्मा ने सोचा, अभी तो ये एलियन बोल रहा था कि इरिट्रिया को नोकोविद के क्रूर शासन से आज़ादी दिलानी है। जोरो ने फिर धर्मा के मन की बात पढ़ ली और टेलीपैथी की। मालिक, आप शंकित मत होइए, आपको इरिट्रिया को आज़ाद कराना है, परंतु प्रोफेसर बोरो और साथी प्लैनेट मेजोल में छुपे हुए हैं। जनक 290 हमें वहां लेकर जा रहा है। वहां से हम अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों का इरिट्रिया को आज़ाद कराने का यह प्लान है कि किसी प्लैनेट मेजोल पर छुपे रहो और फिर बहुत वर्षों बाद एक बच्चे को जिसे पृथ्वी पर छोड़ा था उसे वापस ले आओ और वह इन्हें आज़ादी देगा। क्या ये लोग इतने स्टूपिड हैं या कोई हिडन एजेंडा है? धर्मा ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था क्योंकि जोरो उसके मन की बात पढ़ लेता था। जोरो ने हालांकि धर्मा की मन की बात पढ़ ली थी, परंतु उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। जिस समय धर्मा जनक 290 स्पेसशिप में जोरो के साथ एक अनजान प्लैनेट मेजोल जा रहा था, तभी इरिट्रिया प्लैनेट के बाहर एक सैटेलाइट स्टेशन में बैठे जार्विस के सामने कुछ बहुत पेचीदे समीकरण आ रहे थे। जार्विस हुन प्रजाति का था। उसकी शारीरिक बनावट छोटी तथा मुंह एक मेंढक के आकार का था। पांव बहुत ही पतले थे। हुन प्रजाति के लोग प्लैनेट जोन में पाए जाते थे और वे बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रजाति थी। जार्विस ने दोबारा सभी समीकरणों को कंप्यूटर पर फिर से रन किया। जार्विस की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसा क्या देख लिया? जार्विस ने तुरंत एक मानसिक संदेश दिया और संयंत्रों ने उसका कनेक्शन डायस से कर दिया। डायस क्रूर और तनुक मिजाज था। नोकोविद के प्रशासन में वो सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक सेनापति के पद पर था।
पूरी अजय सेना और सारे जासूस सब उसी के अंडर थे। डायस जारविस को पसंद करता था और इसीलिए जारविस को अधिकार था कि वह डायस से सीधे बात कर सकता था। डायस ने टेलीपैथी द्वारा बोला, जारविस, तुम्हें पता है मैं गवर्नर कौर के फंक्शन में जा रहा हूँ। यदि कुछ खास नहीं है तो ये समय बर्बादी तुम्हें भारी पड़ेगी। जारविस ने नर्वस स्वर में टेलीपैथी की, सर मुझे पता है, परंतु ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको अभी बताना जरूरी था। डायस ने क्रोधित स्वर में टेलीपैथी की, हाँ बोलो। जारविस ने खुशी जाहिर करते हुए टेलीपैथी की, सर उसका पता मिल गया है। डायस ने कहा, क्या? तुम्हें कैसे पता? डायस खुश तथा शंकित दोनों था। जारविस ने जवाब दिया, सर अभी एक निफ्टी एक इंटेलिजेंट स्पेसशिप होता है जिसे किसी कमांड की ज़रूरत नहीं होती और वह प्रकाश की गति से हजारों गुना तेज चलता है। जारविस ने बोला, सर अभी एक निफ्टी प्रतिबंधित क्षेत्र से यानी पैरेलल यूनिवर्स की टर्नल से निकला है और मेरे समीकरण बताते हैं कि वह D90 गैलेक्टिक एरिया की तरफ जा रहा है। मैंने एरिपो वेव्स की ट्रेल छोड़ दी है और जैसे ही यह निफ्टी किसी प्लैनेट पर लैंड होगा मुझे पता चल जाएगा। डायस ने गुस्से में पूछा, परंतु इसे कैसे पता लगेगा कि उसमें वो टेररिस्ट है? जारविस थोड़ा नर्वस था और उसकी पतली टांगें बुरी तरह से कंपन कर रही थी, परंतु उसने जवाब दिया, सर ये निफ्टी जो हमारे रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड नहीं है, जो टाइमेक्स के रजिस्टर में भी नहीं है, यानी ये ना तो जोर का और ना ही मर्कल का निफ्टी है, तो इसका मतलब। इससे पहले कि जारविस अपनी बात पूरी कर पाता, डायस समझ गया कि टेररिस्ट बोरो का निफ्टी है। डायस ने प्रशंसा करते हुए बोला, बहुत बढ़िया जारविस, तुमने अच्छा काम किया। मुझे बताओ ये निफ्टी कहाँ जा रहा है? तुम तो निफ्टी को भी हैक कर सकते हो। जारविस बोला, सर मैंने हैक कर लिया है। मेरे ख्याल से ये निफ्टी मेजोल नामक प्लैनेट की तरफ जा रहा है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट भेज दिए हैं। वेरी गुड, तुम इस निफ्टी का सर्वेलेंस करते रहो, डायस ने बोला और कनेक्शन काट दिया। डायस ने तुरंत इरिट्रिया से मेजोल प्लैनेट, जो इरिट्रिया से 1000 प्रकाश वर्ष दूर था, अपने एक जासूस को एक मैसेज भेजा। ये मैसेज एरिपो वेव्स से जाएगा, परंतु इसे जाने में काफ़ी घंटे लग जाएंगे, फिर भी मैसेज पहुंच जाएगा। डायस अपने चैम्बर से उठा और नोकोविद के चैम्बर की तरफ चलने लग गया। नोकोविद क्लाउड सेंटर बिल्डिंग में रहता था, जो इरिट्रिया की सबसे शानदार बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग हवा में इरिट्रिया प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती थी। इस बिल्डिंग को ज़मीन से देखने पर ये एक बहुत बड़े बादल जैसी दिखती थी। नोकोविद जब इरिट्रिया आता था वो यहीं रहता था। इरिट्रिया के गवर्नर कौर भी यहीं रहते थे और डायस भी। डायस बहुत खुश था। उसे पता था कि नोकोविद के लिए टेररिस्ट बोरो को पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। इतने सालों बाद अब बोरो हाथ लगा था। धर्मा अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और जोरो ने मानसिक संदेश भेजने शुरू की। धर्मा को लगा जैसे जोरो जो भी बताना चाह रहा है वो उसे संदेश के रूप में मिल रहा है और जोरो जो भी दिखाना चाहता है वह धर्मा देख पा रहा था। जोरो की टेलीपैथिक पावर बहुत पावरफुल थी। धर्मा को यकीन हो गया कि जोरो बहुत समय से टेलीपैथी के द्वारा ही बात कर रहा है, जैसे इंसान जब बोलते हैं और एक दूसरे से बात कर लेते हैं
तो बहुत से जानवरों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। वैसे ही धर्मा को लग रहा था कि ज़ोरो एक बहुत ही विकसित प्रजाति का प्राणी है। ज़ोरो ने धर्मा के मन की बात फिर पढ़ ली। ज़ोरो ने बोला, मालिक, आप भी धीरे-धीरे सीख जाएंगे। आप भी मेरी तरह फ्लैशी प्रजाति के हैं। धर्मा हैरान हो गया। फ्लैशी? फ्लैशी प्रजाति? ज़ोरो ने मन पढ़ लिया और बोला, हाँ, एरिट्रिया पर मुख्यतः 4 अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। ज़ोरो ने एक विजन प्रकाशित किया और धर्मा को लगा कि वो कोई मूवी देख रहा है। ज़ोरो की टेलीपैथिक पावर्स गजब की थी। ज़ोरो ने संदेश टेलीपैथ किया कि इरिट्रिया प्लैनेट में 2 बड़े भूभाग हैं। आप इन्हें 2 महाद्वीप बोल सकते हैं। एक है ग्रीनलैंड, जहाँ इरिट्रिया के सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, और दूसरा हेयस, जो इरिट्रिया का सबसे विकसित महाद्वीप है। यहाँ पर 7 देश हैं और हर देश का अपना अलग मुखिया है, जिसे सत्रप कहते हैं। ज़ोरो ने धर्मा को विजन भेजा। धर्मा ने देखा कि हेयस महाद्वीप बहुत ही बड़ा भूभाग है, तकरीबन पृथ्वी के एशिया के जितना। ज़ोरो की आवाज़ धर्मा को मानसिक रूप से सुनाई दी, जबकि उसे हेयस महाद्वीप का विजन दिख रहा था। ज़ोरो ने कहा, इरिट्रिया में 4 इंटेलिजेंट प्रजाति है। पहली, एंजेलस। धर्मा को एंजेलस का विजन प्राप्त हुआ। धर्मा ने देखा कि एंजेलस मानव रूपी बहुत ही सुंदर और सुडौल प्रजाति है। उनके पीछे के हिस्से में बहुत तगड़े पंख हैं, जिसे वे जब चाहे निकाल सकते हैं और जब चाहे फोल्ड कर सकते हैं। जब वो पंख फोल्ड रखते हैं तो वो बिल्कुल पृथ्वी के मानव के जैसे दिखते हैं। एंजेलिस स्त्रियां बहुत ही सुंदर और पुरुष सुडौल और ताकतवर होते हैं। एंजेलिस प्रजाति के लोगों के 4 हाथ हैं। 2 हाथ उनके पंखों के साथ पीछे छिप जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं। ज़ोरो ने कहा कि एंजेलिस बहुत ही ताकतवर और समझदार प्रजाति है। हेयस में अधिकतर हिस्सों में इनका ही कंट्रोल है। धर्मा ने सोचा कि एंजेलिस ही अपने आप में इतने ताकतवर और यूनिक हैं, तो बाकी प्रजाति कैसी होगी? ज़ोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, दूसरी प्रजाति है सेंटोरस। सेंटोरस का विजन फिर धर्मा को ज़ोरो से मिला। सेंटोरस पृथ्वी के काल्पनिक पात्र के जैसे ही थे, आधे मनुष्य और आधे घोड़े। सेंटोरस अधिकतर फौज में ही रहते थे, क्योंकि वो बहुत तेज भाग सकते थे और शक्तिशाली थे। ज़ोरो ने आगे मानसिक संदेश के द्वारा बोला, मालिक, मैं और आप फ्लैशी हैं। फिर ज़ोरो ने फ्लैशी का विजन भेजा। धर्मा ने देखा, फ्लैशी बिल्कुल ही पृथ्वी के मनुष्य की तरह थे। ज़ोरो ने बोला, मालिक, इस प्रकार ग्रीनलैंड महाद्वीप से विकसित हुई ये 3 प्रजाति धीरे धीरे इरिट्रिया के हेयस और ग्रीनलैंड में फैल गई। धर्मा ने कहा, इरिट्रिया वाकई एक जटिल प्लैनेट है। ज़ोरो ने मानसिक संदेश से कहा, मालिक, अभी तो मैंने आपको इकियान के बारे में नहीं बताया। धर्मा ने आश्चर्य से पूछा, इकियान? ज़ोरो ने जवाब दिया, हाँ मालिक। फिर ज़ोरो ने एक विजन भेजा। धर्मा ने देखा, एरिट्रिया के समुद्र तलों के नीचे भी सभ्यता बसी हुई है। धर्मा ने देखा, ये लोग आधे मनुष्य और आधी मछली थे। ये बहुत बड़े और ताकतवर थे। ये बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर के जा सकते थे। ज़ोरो ने संदेश भेजा, जहाँ एक और ग्रीनलैंड और हेयस पर एंजेलस, सेंटोरस और फ्लैशी
ग्रो कर रहे थे, वहीं पानी के अंदर एक यान विकसित हो रहे थे। जोरो ने कहा, मालिक, आप थक गए होंगे। मुझे लगा ही नहीं कि कितना समय हो गया। आप आराम कर लें। मैं आपको कुछ घंटों बाद फिर मिलूंगा। धर्मा ने कहा, ठीक है, तुम भी आराम कर लो। जोरो ने कहा, मालिक, मैं फ्लैशी हूँ। फ्लैशी बहुत ही कम सोते हैं। धर्मा को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। वो भी फ्लैशी था या मानव, या पता नहीं क्या। धर्मा ने हाथ हिलाकर बाय किया। जोरो उस कमरे से चला गया। धर्मा बिस्तर पर लेटा रहा। तभी उसकी नज़र सामने रखी कुछ किताबों पर पड़ी। धर्मा ने किताबों को उठाया और सोचा, ये क्या है। धर्मा को नहीं पता था कि जोरो सच बोल रहा है या उसे कोई कहानी सुना रहा है। वाकई क्या जोरो ये मानता है कि जिस व्यक्ति को उसने इतनी आसानी से किडनैप कर लिया, वो उसे किसी खतरनाक दुश्मन से बचा सकता है? धर्मा कश्मकश में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे लगा उसे जनक 290 को कंट्रोल करके यहाँ से वापस पृथ्वी पर चले जाना चाहिए। तभी जनक 290 ने उससे टेलीपैथी के द्वारा संदेश भेजा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसा सोचने वालों को भी दंडित करता हूँ, फिर चाहे वो सन ऑफ गॉड ही क्यों ना हो। धर्मा के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। उसको समझ आ गया कि वो फंस चुका है। धर्मा के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे इस स्टोरी के साथ ही आगे बढ़ना था। उसको बस ये समझ नहीं आ रहा था कि यदि जोरो झूठ बोल रहा है या कोई हिडन एजेंडा है, तो गायत्री देवी और मेजर तेज प्रताप, उसके माता पिता ने क्यों इसमें जोरो का साथ दिया। धर्मा शंकित था कि आगे क्या होने वाला है। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1, अध्याय द्वितीय। जनक 290 तेजी से प्लेनेट मेजोल की तरफ बढ़ रहा था। धर्मा अभी तक किताबों को ही घूर रहा था। उसने एक किताब उठाई। वह किताब कुछ पुरानी सी लग रही थी। धर्मा ने एक एक कर चारों किताबों को देखा। सभी बहुत ही पुरानी लग रही थी और उनकी लिखाई कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तभी धर्मा को टेलीपैथी हुई। ये किताबें प्राचीन फ्लैशी लिपि में लिखी गई हैं। ये ड्रॉइड आपको इसका अनुवाद सीधे सीधे मानसिक तरंगों से कर देगा। जनक 290 ने धर्मा के मन की बात पढ़ ली थी और एक ड्रॉइड यानी छोटा रोबोट धर्मा की तरफ बढ़ा और उसने धर्मा से चारों किताबें ले ली। धर्मा आश्चर्यचकित हो गया। जनक 290 बहुत ही विकसित स्पेसशिप है। ऐसा कुछ भी धर्मा ने पहले कभी नहीं देखा था। ड्रॉइड यानी छोटे रोबोट ने किताबें पढ़ी और धर्मा को मानसिक तरंगों से उन किताबों के बारे में बताने लगा। धर्मा को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। वो चारों किताबें इरिट्रिया की सभ्यता के बारे में थी। कैसे एंजेलस, सेंटोरस और फ्लैशी ग्रीनलैंड पर जन्मे और धीरे धीरे हेयस पर चले गए। उनमें से एक किताब बॉफ भी थी, परंतु जब धर्मा को बॉफ के बारे में जानने की इच्छा हुई और उसने वो किताब उस रोबोट को दी, तब तक धर्मा को नींद आ गई। धर्मा बिना बॉफ सुने ही सो गया। धर्मा को नहीं पता वो तकरीबन 15 घंटों तक सोता रहा। जब धर्मा की नींद खुली तो धर्मा को लगा कि वह पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। उसका ध्यान बॉफ की तरफ गया। उसने फिर वह किताब उठाई और रोबोट को देने लगा ताकि रोबोट मानसिक तरंगों से उसे समझा सके। परंतु फिर धर्मा को ना जाने क्या लगा, उसने बॉफ को एक तरफ रख दिया। धार्मिक किताबें उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी। धर्मा को नहीं पता था कि जोरो उसे देख रहा है। जोरो उसको हर पल मॉनिटर कर रहा था। जोरो को जब लगा कि धर्मा बॉफ को नहीं पढ़ रहा,
तो उसने धर्मा के रूम में अपने आप को बिम कर लिया। जोरो ने पूछा, मालिक आपने बॉफ नहीं पढ़ी? धर्मा को थोड़ा अजीब लगा कि जोरो को कैसे पता चल जाता है कि धर्मा क्या कर रहा होता है। वह हर बार धर्मा के पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, मैं आप पर हर पल नजर रखता हूँ। जोरो को ये बोलने में कोई शर्म नहीं थी कि वो धर्मा की प्राइवेसी में दखल दे रहा था। धर्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ नहाऊं। जोरो ने कहा, मालिक आप पास वाले चैम्बर में चले जाइए। धर्मा पास वाले चैम्बर में चला गया। वो एक बहुत ही छोटा चैम्बर था। जनक 290 में काफी उजाला था, परंतु इस चैम्बर में काफी अंधेरा था। एक छोटी अंधेरी गुफा सा था ये चैम्बर। तभी धर्मा से किसी ने टेलीपैथी की, अपने कपड़े उतारिए। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। फिर टेलीपैथी हुई, अपने कपड़े उतारिए। धर्मा ने अपने कपड़े उतार दिए। उसे लगा कि बहुत सारी छोटी छोटी सुइयों से उस पर तेज किरणें डाली जा रही हैं। धर्मा को लगा उसकी बॉडी की सारी गंदगी साफ हो रही है, उसके आंतरिक हिस्से भी साफ हो रहे हैं। धर्मा को ऐसा लगा कि वे पूरी तरह से साफ हो चुका है। ऐसा बहुत अच्छी तरह नहाने के बाद भी नहीं होता। तभी धर्मा को एक अलग सी गुदगुदी हुई। उसे लगा कोई बहुत छोटा जानवर या कीड़ा उसके शरीर पर चल रहा है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर एक अलग ही प्रकार के कपड़े से ढक गया। वो कपड़ा फिर अपने आप ही एक टाइट टी शर्ट और जीन्स पैंट में बदल गया। उस कपड़े का कुछ हिस्सा लाल रंग के दो जूतों में बदल गया और उन्होंने धर्मा के पैरों को ढक लिया। धर्मा को फिर टेलीपैथी हुई, आप बाहर जा सकते हैं। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बाहर आ गया। जोरो ने कहा, मालिक आप पर ये पीकाबो ड्रेस खूब फब रही है। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज था। जोरो को समझ आ गया। उसने कहा, मालिक जब हम स्पेस ट्रेवल में होते हैं हम ऐसे ही नहाते हैं और ऐसे ही साफ होते हैं। धर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। जनक 290 इतना विकसित स्पेसशिप है कि वो इंसानी क्रू को साफ कर देता है और ऐसे पीकाबोट ड्रेस देता है। बहुत ही विकसित स्पेस शटल है। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, जनक 290 ने आपको साफ जरूर किया है, परंतु ये बीकापोट ड्रेस मैंने आपको भेजी है। मैं आपको निर्वस्त्र कैसे देख सकता था? धर्मा ने सोचा, पीकाबोट ड्रेस? जोरो ने फिर मन पढ़ लिया और बोला, पीकाबोट ड्रेस जौर प्लेनेट की खोज है। जौर साम्राज्य का 410वां प्लेनेट इरिट्रिया है। नोकोविद, जो कि जौर का सुप्रीम कमांडर है, उसने जब इरिट्रिया को जीत लिया और नोकोविद का शासन इरिट्रिया में स्थापित हो गया, तब इरिट्रिया वासियों को बहुत सारी चीज़ों का पता चला। उनमें से एक थी पीकाबोट ड्रेस। ये ड्रेस किसी भी कपड़े का या फैब्रिक का रूप बदल सकती है। अभी आप इसके मालिक हैं। आप इसे जो भी मानसिक संदेश देंगे, यह ड्रेस वैसी ही बन जाएगी। धर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग कितने विकसित हैं। धर्मा ने बोला, फिर तो मुझे ये मानसिक तरंगों से बात करने की कला जल्द ही सीखनी पड़ेगी। जोरो ने कहा, हमें मैजोल पहुंचने में 48 दिन लगेंगे, तब तक मैं आपको सिखा दूंगा। धर्मा ने जवाब दिया, मैं ये कला सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। नोकोविद को अभी तक वो दो यादें सताती थी। एक तरफ उसके पिता रॉल्फ की मौत, वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जिनकी सेवा के लिए उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। नोकोविद को अभी भी पिता रॉल्फ के अंतिम शब्द याद थे, जब रॉल्फ को सजाए मौत दी जा रही थी। मेरी गलती थी कि मैं इरिट्रिया हार गया। नोकोविद इन शब्दों को कभी नहीं भूल पाया। आज तकरीबन 500 वर्षों बाद भी
उसे अपने पिता को दी जा रही सजाए मौत साफ साफ दिखती थी। दूसरा सबसे बुरा हादसा था नोकोविक के नवजात बेटे का क्रूर बोरो द्वारा किडनैप। बोरो ने अपनी ही नाती का किडनैप किया था। नोकोविद को आज भी इस बात का दुख था कि कैसे कोई नाना अपनी नाती को उसके माता पिता से अलग कर सकता है। नोकोविद की पत्नी, जो कि बोरो की बेटी थी, इस दुखद घटना से पहले ही एक दुर्घटना में मारी जा चुकी थी। उसके बाद बोरो ने नोकोविद के बेटे को भी किडनैप करके नोकोविद को दुनिया में अकेला कर दिया। नोकोविद ने डायस को कहा, यदि तुम्हारी ये खबर गलत निकली तो तुम बहुत पछताओगे। डायस यदि दुनिया में किसी से डरता था तो वो नोकोविद था। नोकोविद अत्यंत बदतमीज और बददिमाग था। वो बहुत इंटेलिजेंट था और पूरी फ्रॉन गैलेक्सी में नोकोविद से इंटेलिजेंट कोई नहीं था। डायस की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नोकोविद के पास भी आ सके। वो नोकोविद के विशाल चैम्बर में बहुत दूर खड़ा था। नोकोविद डायस से कम 200 फीट दूर एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। डायस को ही अधिकार था कि वो नोकोविद के चैम्बर में अंदर आकर बात कर सके। बाकी लोगों को तो बाहर से ही मानसिक तरंगों से बात करनी पड़ती थी। नोकोविद कई मीटर दूर खड़े व्यक्ति से भी आसानी से मानसिक तरंगों द्वारा बात कर सकता था। डायस ने डरते डरते बोला, नहीं मेरे मालिक, खबर पक्की है। टेररिस्ट बोरो मेजोल प्लैनेट पर ही है। नोकोविद गुस्से में बोला, फिर मेरी अजय सेना की टुकड़ी को आदेश दो अभी की अभी जाए और बोरो को पकड़ कर ले आए। डायस को पता था नोकोविद यही आदेश देगा। डायस ने विनम्रता से बोला, मेरे मालिक, मैंने मेरे जासूस को बोल दिया है, वो अपना काम कर देंगे। नोकोविद ने गुस्से में कहा, जब तुम्हारे पास अजय सेना है तो जासूसों की क्यों मदद लेनी है? डायस ने बड़े गंभीर स्वर में बोला, मेरे मालिक, हमने मेजोल की तरफ सुपर स्पेसवे नहीं बनाया है। अजय सेना को वहां पहुंचने में 55 से 60 दिन लग जाएंगे। नोकोविद के गुस्से की सीमा न रही। इतने में तो वो टेररिस्ट मेजोल छोड़कर जा भी सकता है। मैंने आदेश दिया था कि स्पेसवे बन जाना चाहिए। तुम लोगों ने इतनी लापरवाही क्यों की? डायस ने अत्यंत पोलाइटली जवाब दिया, मेरे हुजूर, हम स्पेसवे मर्कल की तरफ बना रहे थे ताकि यदि मर्कल से कोई आक्रमण करता है तो हम वहां जल्दी पहुंच सके। परंतु मेजोल तो उल्टी दिशा में है। हमें ऐसा लगा कि कोई मतलब ही नहीं है वहां पर स्पेसवे बनाने का। नोकोविद गुस्से से लाल पीला हो गया और वो बोला, तुम जैसे निकम्मे लोगों को मैंने भर्ती कर रखा है। तुम्हें जो करना है करो, परंतु बोरो को यदि पकड़कर ट्रायल के लिए जोर नहीं भेजा गया तो समझ लेना तुम्हें क्लाउड बिल्डिंग छोड़कर जेल जाना पड़ेगा। डायस बुरी तरह डर गया। नोकोविद से कोई भी पंगा नहीं ले सकता था। नोकोविद ने डायस को जाने का इशारा कर दिया और डायस डरते डरते अपने आधे मशीन आधे मानव शरीर को लेकर चुपचाप अपने चैम्बर में आ गया। नोकोविद से प्रशंसा पाना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और जोरो धर्मा को मानसिक तरंगों से बात करना सिखा रहा था। धर्मा ने सोचा कि उसे भी अब मानसिक तरंगों से बात करनी चाहिए। उसने जोरो को टेलीपैथी की। जब इरिट्रिया में एंजेलिस, सेंटोरस, फ्लैशी और पानी के अंदर इकियान जैसे विकसित लोग थे, तो नोकोविद और जोर के लोग तो बहुत ही विकसित होंगे। जोरो ने जवाब दिया, हाँ मालिक। हालांकि जोर के लोग दिखने में फ्लैशी या पृथ्वी के मानव जैसे ही दिखते हैं। इरिट्रिया के लोगों ने मानसिक तरंगों से बात करना जोर के लोगों से ही सीखा था। जोर और इरिट्रिया के दूसरे युद्ध के बाद धर्मा ने आश्चर्य से पूछा, दूसरा युद्ध? जोरो ने जवाब दिया, हाँ मालिक। जोर और इरिट्रिया के बीच 2 युद्ध हुए और दूसरे युद्ध के बाद जोर का
एरिट्रिया पर कब्जा हो गया। तब से एरिट्रिया के लोग ज़ोरके और नोकोविद के अधीन हो गए और नोकोविद ने सब लोगों को मानसिक तरंगों से बात करना सिखा दिया। धर्मा ने आश्चर्य से पूछा, दूसरे युद्ध के बाद इरिट्रिया पर ज़ोर का कब्जा हुआ, तो पहले युद्ध में क्या हुआ? ज़ोरो ने उत्साहित होकर जवाब दिया, पहला युद्ध हम जीत गए थे। धर्मा के आश्चर्य और चिंता की कोई सीमा न रही। ये लोग जो एक बार नोकोविद को हरा चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि धर्मा उनके लिए युद्ध जीते, क्या ये बिल्कुल ही पागल है? ज़ोरो ने धर्मा की मन की बात पढ़ ली। वो जानता था कि धर्मा को अभी सिर्फ मानसिक तरंगों से बात करना आता है, किंतु दूसरों से छुपाना नहीं आता। ज़ोरो ने बोला, मालिक, पहले युद्ध में नोकोविद को नहीं, हमने नोकोविद के पिता रॉल्फ को हराया था। उनका बदला लेने के लिए नोकोविद ने हम पर हमला कर दिया। धर्मा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। रॉल्फ और ज़ोर को ये लोग एक बार हरा चुके हैं, तो वो अब धर्मा से क्या चाहते हैं? ज़ोरो ने आगे कहा, नोकोविद को हराना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके पास क्वैड नामक हथियार है, जिससे वह पूरी गैलेक्सी को एक साथ मिटा सकता है। धर्मा ने डरते हुए कहा, क्या पूरी गैलेक्सी को एक साथ खत्म कर सकता है? उससे मैं कैसे लड़ूंगा? मालिक, आप सन ऑफ गॉड हो। बॉफ कहती है कि आप नोकोविद को आसानी से खत्म कर देंगे। धर्मा को अब अजीब सी शंका होने लगी। ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये लोग जो एक बार नोकोविद के पिता को हरा चुके हैं और अब ये मानते हैं कि पृथ्वी पर पल रहा एक बालक आकर नोकोविद को हरा सकता है, वो भी उस नोकोविद को जो चाहे तो पूरी गैलेक्सी को एक बार में खत्म कर सकता है। धर्मा का दिल पूरी तरह बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतने शक्तिशाली दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। इन लोगों ने उसे कहाँ फंसा दिया? धर्मा ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और ज़ोरो को कहा कि उसे मानसिक संदेश को छुपाना भी सिखाएं। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही जनक 290 ने ऐलान किया कि हम मेज़ोल पहुंच चुके हैं। ज़ोरो के खुशी की सीमा न रही और धर्मा के डर और शंका की। जॉली को सभी उपकरण सही लग रहे थे। वो अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहा था। उसकी ब्लैक रॉक कार को जॉली ने एक 10 रूपी घर में बदल रखा था। लॉरा, जो जॉली की गर्लफ्रेंड थी, जॉली से खफा थी क्योंकि जॉली काम में बिजी था और लॉरा के पास करने के लिए कुछ नहीं था। लॉरा ने बोला, जॉली, तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो जब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना था? जॉली ने प्यार से बोला, अरे बस ये इंस्ट्रूमेंट एक बार सेट हो जाए, फिर मुझे कुछ नहीं करना। लॉरा ने जवाब दिया, इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाए, फिर यहाँ इस बेजान रेगिस्तान में तुम मेरे साथ क्या टाइम स्पेंड करना चाहते हो? जॉली ने बोला, अरे मुझे एक टारगेट का पीछा करना है, बस इंस्ट्रूमेंट सेट होते ही मेरा काम ख़त्म, फिर बस बैठना है और कुछ नहीं करना है। लॉरा ने पूछा, तुम किस टारगेट का पीछा कर रहे हो इस रेगिस्तान में? जॉली ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना काम करने में लग गया। लॉरा उसे नाराज़गी भरी नज़र से देखती रही। जॉली अपने रोबोट के साथ बात कर रहा था, परंतु वो सिक्योर मेंटल वेव से टेलीपैथी कर रहा था। लॉरा पास में ही थी, परंतु जॉली और उसके रोबोट असिस्टेंट के बीच की बातें वो नहीं पकड़ पा रही थी। जॉली अजय सेना का एक प्रमुख जासूस था। उसे जिसे भी मेंटल वेव से जो भी संदेश देना होता था वो दे सकता था। कोई भी उसका मेंटल संदेश आसानी से पकड़ नहीं सकता था। इसीलिए लॉरा चाहकर भी जॉली और उसके रोबोट असिस्टेंट के बीच की बातों को जान नहीं पा रही थी। लॉरा ने गुस्से में बोला,
यदि तुम्हें इस टिन के डिब्बे के साथ ही बात करनी है तो मुझे यहाँ क्यों लाए? इस बेजान रेगिस्तान में, इस फालतू प्लेनेट मेजोल पर तुम किस टारगेट का पीछा कर रहे हो? जॉली काम करते करते रुक गया और लॉरा के पास आकर बोला, तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता। इतना समझ लो, मेरा काम बस हो गया और मुझे टारगेट को सिर्फ फॉलो करना है। इंस्ट्रूमेंट सेट हो गए हैं, मैं अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। लॉरा ने जॉली को कस के हग किया। तभी जॉली के इंस्ट्रूमेंट पर एक सिक्योर मैसेज आया। लॉरा ने फिर गुस्से से जॉली को देखा। जॉली ने सिक्योर मैसेज को जवाब दिया और उसने जानबूझकर स्पीकर मोड पर रख दिया ताकि लॉरा भी सुन सके। संदेश इरिट्रिया से एक जासूस का था। उसने बोला, मुझे मालूम पड़ा है कि इरिट्रिया के गवर्नर कौर का मर्डर होने वाला है। सपोर्टर ऑफ बॉफ नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नर कौर के किसी बॉडीगार्ड को प्लांट किया है जो कौर का मर्डर करने वाला है। तुम्हें अपने पिता से बात करनी पड़ेगी और गवर्नर कौर को फंक्शन कैंसिल करने के लिए बोलना पड़ेगा। संदेश खत्म हो गया। लॉरा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा ये जासूस इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इरिट्रिया में किसी को देने की बजाय तुम्हें यहाँ मेजोल में मैसेज कर रहा है, जो इरिट्रिया से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है और एक तरफ संदेश आने में ही कई घंटे लग जाते हैं। जॉली ने मानसिक संदेश देकर कम्युनिकेशन बंद की। उसने लॉरा की तरफ देखा और बोला, गवर्नर कौर के प्रशासन में छोटे जासूस की बात कोई नहीं सुनता। लॉरा ने आश्चर्य से बोला, तो तुम क्या बहुत बड़े जासूस हो? तभी लोरा को एहसास हुआ कि इरिट्रिया का जासूस बोल रहा था जॉली को अपने पिता से बात करने के लिए। लॉरा ने जॉली का हाथ पकड़ के बोला, तुम्हारे पिता कौन हैं? जॉली ने जवाब दिया, मेरे पिता मिनिस्टर ऑफ न्यू जॉर हैं। लॉरा ने आश्चर्य से बोला, क्या? मतलब नोकोविद प्रशासन में 25 ग्रहों के और इरिट्रिया के गवर्नर कौर के बॉस तुम्हारे पिता हैं? इतने बड़े व्यक्ति के बेटे को जासूस बनने का ख्याल कैसे आया? तुम तो कोई भी बड़ा पद आसानी से ले सकते थे। मेजोल जैसे इतने खतरनाक प्लेनेट में आकर जान जोखिम में क्यों डाली? जॉली ने जवाब नहीं दिया और अपना काम करने में लग गया। लॉरा उठी और बाहर जाने लगी। जॉली ने लॉरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे मैं अभी फ्री हो जाऊंगा, फिर अपन साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, प्लीज़ नाराज़ मत हो। लॉरा ने प्यार से बोला, मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम बिज़ी लग रहे हो। फिर इस मैसेज के बाद तुम्हें अपने पिता से भी बात करनी पड़ेगी, उन्हें संदेश देना पड़ेगा। इन सब सिक्योर मैसेज में समय लगेगा। तब तक मैं बाहर का एक चक्कर लगा के आती हूँ, देखूँ तो इस रेगिस्तान में कितनी गर्मी है। लॉरा ने जॉली को हग किया और बाहर निकल गई। जॉली अपने रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने में बिजी हो गया। धर्मा और जोरो मेजोल में उतरकर एक घर में गए। धर्मा को लगा था कि वह किसी बहुत विकसित प्लेनेट पे पहुंचेगा। जनक 290 ने उसे आश्चर्यचकित कर रखा था। उसने जनक 290 से ज़्यादा विकसित कुछ नहीं देखा था। इसीलिए धर्मा को लग रहा था कि वो किसी बहुत ही विकसित प्लेनेट पर उतरेगा। परंतु मेजोल बहुत ही रूखा सूखा था। जिस बिल्डिंग में जोरो धर्मा को लेकर गया, वो बिल्डिंग भी टूटी फूटी और पुरानी सी थी। लग ही नहीं रहा था कि किसी विकसित सभ्यता का कंस्ट्रक्शन है। पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग सैकड़ों वर्षों पहले बनती थी। धर्मा ने जैसे ही बिल्डिंग में एंट्री ली, उसने अपने आप को एक बहुत बड़े कमरे में पाया और सामने लेडी तारा खड़ी थी। तारा ने धर्मा को बोला, मेरे भाई तुम आ गए। तारा ने अपनी बाहें फैलाई। धर्मा को पता ही नहीं था कि ये कौन है, परंतु उसने तारा को धीरे से गले लगाया। जोरो ने धर्मा को बताया, ये लेडी तारा है, आपकी बड़ी बहन। लेडी तारा
धर्मा को दिखने में पृथ्वी की ही किसी 35-40 वर्ष की महिला की तरह ही दिख रही थी। जोरो ने बोला, चलिए हम आपको प्रोफेसर बोरो से मिलवाने ले चलते हैं। तारा जोरो और धर्मा को एक छोटे कमरे में ले गई। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो जोरो और लेडी तारा के पीछे पीछे चल रहा था। जोरो उसको एक बहुत छोटे और अंधेरे कमरे में ले गया। ये पृथ्वी के किसी लिफ्ट की तरह लग रहा था। जैसे ही वो तीनों इस छोटे लिफ्ट रूपी कमरे में गए, जोरो ने मानसिक संदेश दिया और वह कमरा छोटा और छोटा होता जा रहा था। धर्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जोरो पृथ्वी से इतनी दूर लाकर मुझे क्या इस प्रकार मारना चाहता है। धीरे धीरे कमरा बिल्कुल छोटा हो गया। एक प्रकाश की तेज किरण ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया और धीरे धीरे प्रकाश छट गया। उसके सामने प्रोफेसर बोरो था। दिखने में प्रोफेसर बोरो पृथ्वी के ही किसी सामान्य बुजुर्ग की तरह लग रहे थे। उनकी आयु धर्मा को कुछ 55-60 वर्ष की लग रही थी, जबकि वो 650 वर्षों से भी अधिक आयु के थे। प्रोफेसर बोरो ने धर्मा को टेलीपैथी की। तुम्हारा स्वागत है, धर्मा ने जवाब दिया। धन्यवाद। आप प्रोफेसर बोरो हैं? बोरो काफ़ी खुश हो गया कि धर्मा ने टेलीपैथी की कला सीख ली। बोरो ने कहा, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम टेलीपैथी कर सकते हो। धर्मा ने जवाब दिया, हाँ, जोरो ने मुझे सिखाया। प्रोफेसर बोरो बोले, तुम्हारा नाम क्या है? धर्मा आश्चर्यचकित हो गया। प्रोफेसर बोरो उसका मन नहीं पढ़ पा रहे थे, परंतु बोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया था। और प्रोफेसर बोरो बोले, हम टेलीपैथी से वो ही जान सकते हैं जो व्यक्ति सोच रहा हो। जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो नहीं जान सकते। धर्मा ने जवाब दिया, अच्छा, अब मैं समझ गया। मेरा नाम धर्मा है। प्रोफेसर बोरो धर्मा के पास आए और बोले, शाबाश सन ऑफ गॉड, अब तुम्हें मैं सेरिब्रल मशीन में डाल देता हूँ। धर्मा फिर कंफ्यूज हो गया, ये उससे क्या चाहते हैं। प्रोफेसर बोरो ने कहा, धर्मा, तुम पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीज़ें सीख चुके हो जो हमें नहीं पता। जब तुम्हें हमारा ज्ञान मिल जाएगा और जो ज्ञान तुमने पृथ्वी पर अर्जित किया है, उन दोनों ज्ञान को मिक्स करके नोकोविद के क्वैड से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार बना सकते हो। धर्मा पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसने कहा, आप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बफ में लिखा है कि मैं एक खतरनाक हथियार बना सकता हूँ, इसीलिए मैं हथियार बना पाऊंगा। बोरो ने गुस्से में बोला, सिर्फ इसीलिए नहीं, हालांकि बफ सच्ची है, परंतु तुम वैज्ञानिक रूप से सोचो तो भी दो दुनिया का ज्ञान जिसे प्राप्त हो वो किसी भी सूरत में ज़्यादा शक्तिशाली होगा। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लेडी तारा बोली, प्रोफेसर बोरो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, परंतु उनको स्टोरी सुनानी नहीं आती। धर्मा ने तारा की ओर देखा। तारा ने आगे बोला, इससे पहले कि तुम द ग्रेट सन ऑफ गॉड, जिसे दो दुनिया की नॉलेज है और जिसमें दो दुनिया की ऊर्जा है, प्रोफेसर बोरो के लिए हथियार बनाओ, इससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि पहेली है क्या, जिसे सन ऑफ गॉड को सुलझाना है। बोरो को ये सब समय बर्बादी ही लग रही थी, परंतु वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और लेडी तारा और धर्मा उस बड़े कमरे में जहाँ धर्मा टेलीपोर्ट होकर पहुँचा था, वहाँ बैठ गए। जोरो भी प्रोफेसर बोरो के साथ चला गया। सूरज तेजी से प्रकाशमान था और कमरे में पूरी रोशनी आ रही थी। सामान्य सा कमरा था, परंतु वहाँ अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। लेडी तारा ने
धर्मा को सोफे पर आराम से बैठाकर कहानी शुरू की। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1, अध्याय 3। लेडी तारा ने धर्मा को कहानी सुनानी शुरू की। लेडी तारा ने बोला, धर्मा, मैं तुम्हें सबसे पहले ज़ौर के बारे में बताती हूँ। जब तक तुम्हें सब कुछ नहीं पता चलता, तब तक तुमको अच्छे से ना तो नोकोविद की क्रूरता समझ आएगी और ना ही ज़ौर और इरिट्रिया की दुश्मनी। धर्मा ने बोला, थैंक्स, इससे मुझे कुछ बैकग्राउंड मिल जाएगा। तारा ने बोला, ज़ौर एक बहुत ही विकसित सभ्यता है और उसका साम्राज्य फ्रान गैलेक्सी के 410 प्लैनेट्स पर है। तारा ने विजन भेजा और धर्मा ने देखा कि कैसे ज़ौर प्लैनेट से दूर दूर तक के प्लैनेट्स भी ज़ौर साम्राज्य का हिस्सा थे। धर्मा को समझ आ गया कि नोकोविद एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर है। इसका मतलब उसके पास बहुत बड़ी सेना है और बहुत ही सारे रिसोर्सेज हैं। ऐसे दुश्मन को हराना तकरीबन असंभव है। तारा ने धर्मा का मन पढ़ लिया था, क्योंकि धर्मा को अभी भी अपने विचार छुपाने नहीं आते थे। तारा ने बोला, हाँ, ज़ौर अत्यंत शक्तिशाली और विकसित सभ्यता है, परंतु ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कई लाखों वर्ष पहले ज़ौर भी पृथ्वी की तरह एक प्लैनेट था, जिस पर नामहू नामक प्रजाति का विकास हुआ, जैसे पृथ्वी पर मानव। तारा ने विजन दिखाया। ज़ौर दो सूर्य की परिक्रमा करता हुआ दिखा। ज़ौर एक यूनिक प्लैनेट था जो दो सूर्यों की परिक्रमा करता था। धर्मा को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। फिर धर्मा को दिखा कि ज़ौर पर भी मानव रूपी सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। धर्मा ने देखा, ज़ौर बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिख रहा था। ज़ौर में विकास का क्रम वैसे ही था जैसे पृथ्वी पर। पहले सरल जीव उत्पन्न हुए और धीरे धीरे मानव रूपी नामहू नामक प्रजाति का वर्चस्व हो गया। नामहू का विजन धर्मा को दिखा। तारा की भी टेलीपैथी करने की शक्ति किसी भी तरह जोरों से कम न थी, या यूं कहूं कि शायद थोड़ी ज्यादा ही थी। धर्मा को नामहू प्रजाति दिखी। नामहू दिखने में पृथ्वी के मनुष्यों की तरह ही थे। धर्मा को दिखा कि नामहू 3 अलग अलग प्रकार के जातीय समूह में बटे हुए थे। पहला इक्रीमिया, जो दिखने में पृथ्वी के यूरोपियन जैसे दिखते थे। दूसरा नदिरमान, जो कि दिखने में पृथ्वी के चाइनीज जैसे दिखते थे। और तीसरे थे ओसलवनिया, जो दिखने में सबसे सुंदर थे। ज़ौर में एक और प्रजाति थी जिसका नाम था मग। मग प्रजाति जंगलों में रहती थी और आधे मनुष्य और आधे गोरिल्ला टाइप की प्रजाति थी। धर्मा को मग का विजन दिखा। धर्मा ने बीच में टोकते हुए बोला, इतना पुराना इतिहास जानना क्या जरूरी है? नामू, इक्रीमिया, नदिरमान, ओसलविनिया, मग इत्यादि, क्योंकि मैंने इरिट्रिया के बारे में जाना और वो ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तारा ने बोला, हाँ धर्मा, बिल्कुल आवश्यक है। हमेशा याद रखो, अपने दुश्मन के बारे में छोटी से छोटी जानकारी युद्ध में सहायक होती है। धर्मा ने कुछ नहीं बोला। उसने विजन पर फोकस किया। तारा ने कहा, हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व इक्रीमिया का निर्वाचित प्रधान फ्लोरमान कॉन्ताना एक बहुत ही लोकप्रिय और दूरदर्शी लीडर था। उसने धीरे धीरे इक्रीमिया का वर्चस्व ज़ौर में बहुत बढ़ा दिया था। उसने नदिरमान और ओसलविनिया के लोगों को युद्ध में हराकर तकरीबन 50% ज़ौर पर कब्जा कर लिया। उसने मग को गुलाम के रूप में रखने की प्रथा चालू की। कॉन्ताना को हमेशा से ही विशाल स्पेस आकर्षित करता था और उसे ज़ौर को, या यूं कहें इक्रीमिया को, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना था। कॉन्ताना ने स्पेस मिशन चालू किए। उसने नज़दीकी प्लैनेट्स पर बहुत सारे मिशन भेजे। वहाँ से उसे ऐसे खनिज मिले जिससे उसने और अधिक तेजी से उड़ने वाले स्पेसशिप और खतरनाक हथियार बनाए। धीरे धीरे उसने मग और युद्ध बंदियों को नाडुस प्लैनेट पर भेजना चालू किया। धर्मा को विजन प्राप्त हुआ।
नाडुस प्लैनेट एक बहुत ही हरा भरा प्लैनेट था जिस पर बहुत ही खतरनाक विषैले और अत्यधिक विशाल जानवर रहते थे। वहां पर मग और युद्धबंदी जो कि अधिकतर नदीरमान और औसलविनिया जातियों से थे, उनको जबरदस्ती वहां भेज दिया जाता था। हालांकि धीरे धीरे इन लोगों ने नाडुस पर एक अलग ही सभ्यता को स्थापित कर लिया था, परंतु कौंताना ने और उसके बाद आने वाले सभी सुप्रीम कमांडरों ने नाडुस का काफी शोषण किया। धर्मा ने प्रश्न किया, हम नाडुस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहानी किधर जा रही है। तारा ने जवाब दिया, तुम समझ जाओगे। हालांकि धर्मा संतुष्ट नहीं था, परंतु उसने और प्रश्न पूछने उचित नहीं समझे। तारा ने आगे कंटिन्यू किया, कौंताना ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य काफी आगे बढ़ा दिया और कई प्लैनेट्स और खगोलीय बॉडीज पर उसका अधिकार हो गया, परंतु इतने बड़े साम्राज्य पर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कौंताना का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। तभी जॉर साम्राज्य को मर्कल नामक बहुत ही शक्तिशाली एलियन प्रजाति का पता चला। धर्मा ने बीच में कहा, इसका मतलब कि जॉर साम्राज्य को एक बहुत ही खतरनाक विरोधी मिल गया था। तारा ने जवाब दिया, नहीं, कौंताना एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। उसने मर्कल से संधि कर ली। तारा ने मर्कल का विजन भेजा। धर्मा ने देखा कि मर्कल प्रजाति गोल्डन कलर के स्किन वाले लोग हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। मर्कल स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पुरुष बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वे मानव रूपी प्रजाति थे और सामान्यतः 6 फुट लंबे थे। तारा ने बोला, मर्कल बिजनेस और डेवलपमेंट में मानते थे। मर्कल एक व्यापारिक कौम थी। हालांकि उनके पास बहुत ही आधुनिक फौजें भी थी, परंतु उनका मुख्य कार्य पूरी गैलेक्सी में व्यापारिक संबंध बनाना ही था। वो युद्ध में ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। धर्मा ने बीच में बोला, इसका मतलब जब मर्कल की कौंताना से मुलाकात हुई तो मर्कल को लगा कि इतनी विकसित सभ्यता से व्यापार करना चाहिए। लेडी तारा ने जवाब दिया, हाँ, मर्कल और कौंताना ने अपने बीच व्यापारिक संबंध बना लिए क्योंकि मर्कल के व्यापार करने की इच्छा थी और कौंताना को इतने खतरनाक एलियन प्रजाति से युद्ध नहीं करना था। मर्कल ने कौंताना का प्रस्ताव मान लिया। मर्कल को प्रकाश से 100 गुना से भी तेज उड़ने वाली स्पेसशिप बनाने आते थे। कौंताना को वही चाहिए था। उसको तेज गति के स्पेसशिप के द्वारा अपने राज्य पर कंट्रोल करना आसान हो जाता। मर्कल को उसने जॉर प्लैनेट में बसा लिया। मर्कल जॉर साम्राज्य के अलग अलग प्लैनेट से टैक्स और उनके अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ लेता था और बदले में कौंताना को ऐसे स्पेसशिप देता था जो कि प्रकाश की गति से 100 से 150 गुना तेज चलते थे, जिससे कौंताना ने अपने शासन को मजबूत कर लिया। मर्कल की स्पेसशिप की मदद से जॉर साम्राज्य पर कौंताना का कंट्रोल अब अच्छी तरह से हो गया था। धर्मा ने बोला, इसका मतलब मर्कल का मिलना कौंताना के लिए बहुत अच्छा रहा। तारा ने जवाब दिया, हाँ, कौंताना ने जॉर साम्राज्य को अलग अलग प्लैनेट्स पर पहुंचा तो दिया था, परंतु उसे कंट्रोल करने में मर्कल ने उसकी मदद की थी। धर्मा को इतनी सारी इंफॉर्मेशन समझने में दिक्कत हो रही थी। उसने मन ही मन इस इंफॉर्मेशन को एक बार फिर दोहराया कि जॉर एक बहुत ही विकसित प्लैनेट था। उसकी इक्रीमिया नामक प्रजाति जो यूरोपियन जैसी दिखती थी, उनका लीडर फ्लोरमान कौंताना ने संपूर्ण जॉर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और नदिरमान, ओसलवनिया और मग को नाडुस प्लैनेट पर भेज दिया। साथ ही फ्लोरमान कौंताना ने जॉर का साम्राज्य कई प्लैनेट्स पर फैला दिया, परंतु उसे इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे मर्कल जैसे शक्तिशाली एलियन प्रजाति मिली जो कि सुनहरे रंग के सुंदर लोग थे। कौंताना ने मर्कल की मदद से अपने साम्राज्य पर अपना कंट्रोल अच्छे से कर लिया। इन सब से ये साबित होता है कि जॉर साम्राज्य विशाल तो है, परंतु उसमें बहुत सी आंतरिक खामियां हैं। जैसे इक्रीमिया के लोग ही जॉर पर आधिपत्य जमाए बैठे हैं। नदिरमान, ओसलवनिया और मग को भड़काया जा सकता है,
क्योंकि इन जातियों का क्रीमिया के लोगों द्वारा शोषण होता आ रहा है। यदि सही स्ट्रैटेजी बनाया जाए तो नोकोविद को हराया भी जा सकता है। धर्मा की सन ऑफ गॉड रूपी छवि इसमें मददगार होगी। लोगों को धार्मिक भावनाओं द्वारा भड़काना आसान रहेगा। तारा ने धर्मा की मन की बात पढ़ ली थी। वो मन ही मन बहुत खुश थी कि धर्मा अब धीरे धीरे स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा था कि कैसे नोकोविद को हराया जा सकता है। तारा को ये बात बहुत अच्छी लगी। जॉली को अपने साथी जासूस का मैसेज मिला। जॉली किसी भी मिशन में अकेले काम नहीं करता था। वो हमेशा एक एडिशनल जासूस अपने साथ रखता था जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा को भी नहीं पता था। जॉली के साथी जासूस ने मैसेज दिया, मुझे कुछ शक हो रहा है। जॉली ने पूछा, क्या? जॉली के साथी जासूस मेजोल प्लैनेट में ही किसी गोपनीय जगह पर बैठा था। उसने बोला, किसी ने टारगेट को मैसेज भेजा है। जॉली ने पूछा, कहीं बाहर से आ रहा है ये मैसेज? जॉली के साथी ने कहा, नहीं, मेजोल से ही। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं डिकोड करता हूँ, पर तुम होशियार रहना। जॉली ने कहा, ठीक है। जॉली अपने उपकरण इत्यादि को ठीक करने में बिजी हो गया। तभी उसे डायस का मैसेज मिला, टेररिस्ट बोरो मेजोल में छुपा है, उस पर नज़र रखो। जब तक जॉली को मैसेज मिला तब तक लॉरा वापस आ गई। लॉरा ने गुस्से से बोला, तुम अभी तक अपने काम में ही बिजी हो? जॉली ने जवाब दिया, बस स्वीटहार्ट, काम खत्म होने ही वाला है, तुम थोड़ी देर और रुको। लॉरा कुछ कह पाती उससे पहले ही जॉली ने डाइस का मैसेज स्पीकर पर डाल दिया जिससे लॉरा भी मैसेज को सुन सके। डाइस का संदेश था, टेररिस्ट बोरो मेजोल में छुपा है, उस पर नज़र रखो। अजय सेना निकल गई है। जब तक अजय सेना नहीं पहुंच जाती तब तक उस टेररिस्ट पर नज़र रखो। लॉरा का हाव भाव बदल गया। उसका गुस्सा खत्म हो गया था। लॉरा ने बोला, जॉली, मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत ही बिजी हो। टेररिस्ट बोरो बहुत ही खतरनाक हैं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जॉली ने बोला, थैंक्स लॉरा, तुम वापस कहाँ जा रही हो? लॉरा ने बोला, तुम अपने काम में बहुत बिजी लग रही हो और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं। तुम काम कर लो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। जॉली ने सर हिलाया। लॉरा ने जॉली के माथे को चूमा और बाहर निकलने लगी। जॉली ने अपने रोबोट को मानसिक संदेश दिया। रोबोट के हाथ से एक तरंग निकली और लॉरा के हाथों और पैरों में बेड़ियां बंध गई। लॉरा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। जॉली एक बहुत ही ट्रेंड जासूस था और उसे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। लॉरा आखिर क्या झूठ बोल रही थी? लेडी तारा ने फिर से रिपीट किया। फ्लोरमान कॉन्ताना ने ज़ोर साम्राज्य को, या यूं कहें कि क्रीमिया साम्राज्य को, कई प्लैनेट्स पर फैला दिया। मर्कल के दिए हुए अत्याधुनिक और काफ़ी तेज़ स्पेसशिप की मदद से कॉन्ताना ने अपना साम्राज्य पर कंट्रोल अच्छे से स्थापित कर लिया था। मर्कल के लोग ज़ोर प्लैनेट पर रहने लगे। मर्कल और ज़ोर के लोगों की आपसी शादियों से एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई, मेलांज। धर्मा ने बोला, मेलांज नामू और मर्कल की मिश्रित प्रजाति है। लेडी तारा ने कहा, हाँ, मेलांज जो दिखने में मर्कल जैसे ही थे परंतु सबसे होशियार और स्मार्ट। मेलांज कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे ज़ोर के सभी इंपॉर्टेंट पदों पर आसीन हो गए। वो पढ़ने में तेज थे, सारे एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेते थे। पूरी आबादी का मात्र ½ होने के बावजूद भी ज़ोर प्लैनेट के सभी महत्वपूर्ण पदों पर मिलांज ही आसीन थे, चाहे वो प्रशासनिक हो, पुलिस, न्यायपालिका, व्यापार या प्राइवेट कंपनीज। धर्मा ने बोला, वो तो हो ही सकता है क्योंकि
मिलांज के पास मर्कल और नामू दोनों के मिश्रित जीन्स थे। लेडी तारा ने बोला, हाँ, ये मिलांज धीरे धीरे सोसाइटी के सबसे रसूखदार लोग बन गए। मिलांज किसी और के साथ सोशल रिलेशनशिप नहीं रखते थे। मिलांज लोग आपस में ही शादी करते थे और आपस में ही मिलते जुलते थे। इससे धीरे धीरे जौर के दूसरे निवासी जैसे इक्रीमिया को ईर्ष्या होने लगी। धर्मा ने बोला, यही तो कर्मा है। इक्रीमिया प्रजाति ने नदीरमान, ओसलविनिया और मग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाया। उन्हें नाडूस पर भेज दिया था, तो अब उनके साथ भी वो ही हो रहा है। मिलांज उनके साथ वो ही कर रहे हैं। लेडी तारा ने बोला, हाँ, वो तो सच है, परंतु एक फ़र्क है। इक्रीमिया मेजॉरिटी में थे, परंतु मिलांज बहुत छोटी माइनॉरिटी में थे। धर्मा ने कहा, समझ गया, मिलांज पर अत्याचार शुरू हो गए होंगे। लेडी तारा ने कहा, हाँ, सिर्फ अत्याचार ही नहीं, बहुत ही बुरे अत्याचार। इक्रीमिया मेजॉरिटी ने मिलांज का कत्ले आम चालू कर दिया। धर्मा ने पूछा, फ्लोरमान कौंताना ने कुछ नहीं किया? लेडी तारा ने कहा, नहीं, कौंताना को लगा यदि वो कुछ बोलेगा तो चुनाव हार जाएगा। इक्रीमिया मेजॉरिटी ही उसे वोट करती थी। धर्मा ने कहा, नदीरमान और ओसलविनिया लोगों ने भी कुछ नहीं किया? लेडी तारा ने कहा, नहीं, आखिरकार वो लोग भी जौर के मूल निवासी थे। उनको लगा था कि मिलांज और मर्कल विदेशी है, उनका क्यों सपोर्ट करना? धर्मा ने कहा, फिर तो मिलांज को जौर प्लैनेट पर कोई नहीं बचा पाया होगा, क्योंकि सब उनके खिलाफ जो थे। लेडी तारा ने कहा, हाँ, तकरीबन 50% मिलांज मारे गए। जब मर्कल के व्यापारियों ने मर्कल में संदेश भेजा तो मर्कल ने एक बहुत बड़ी फौज भेजी। धर्मा ने कहा, इसका मतलब फ्लोरमान कौंताना ने जो व्यापारिक संबंध मर्कल से बनाए थे वो खत्म हो गए थे। लेडी तारा ने कहा, हाँ, मिलांज पर हो रहे अत्याचारों पर फ्लोरमान कौंताना की खामोशी मर्कल को पसंद नहीं आई। मर्कल की फौजों ने बहुत ही आसानी से जौर की फौजों को हरा दिया और जौर प्लैनेट पर कब्जा कर लिया। फ्लोरमान कौंताना को बंदी बना लिया गया। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1, अध्याय 4। धर्मा ने आश्चर्य से बोला, कौंताना को गिरफ्तार कर लिया? लेडी तारा ने बोला, हाँ, परंतु कौंताना एक बहुत ही कुटिल व्यक्ति था। उसने मर्कल से माफ़ी मांग ली और शई पर, जो कि जौर का चंद्रमा है, काफ़ी खर्चा करके एक बहुत बड़े हिस्से पर मिलांज और मर्कल के लोगों को बसा दिया। शई को अपना अलग शासन, अपनी अलग फौजें दे दी गई। इस प्रकार कौंताना ने मर्कल से अपने आप को बचा लिया। जौर के मून शई पर अब पूरी तरह केवल मिलांज और मर्कल का ही राज था। वहाँ जौर के किसी भी निवासी का जाना प्रतिबंधित था। जौर के निवासियों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। उनके एकमात्र मून पर अब मिलांज और मर्कल का कब्जा हो गया था। हर रात जब भी जौर के निवासी चांद को देखते थे तो उन्हें लगता था कि किस प्रकार कौंताना ने मर्कल के आगे आसानी से घुटने टेक दिए। उन्हें कौंताना अब बहुत ही ज्यादा खटकने लगा था। धर्मा ने बोला, कौंताना तो फिर हीरो से जीरो बन गया। उसने इक्रीमिया के लोगों के लिए कितना कुछ किया। उसने जौर साम्राज्य को इतने सारे प्लैनेट्स पर फैला दिया था और मर्कल से संधि करके तेज गति के स्पेसशिप भी ले लिए, फिर भी लोग उसी की बुराई कर रहे हैं। लेडी तारा ने बोला, यही तो जौर की सबसे बड़ी विडंबना रही है। उनके सबसे बड़े लीडर कौंताना को ही उन्होंने एकदम से इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो एक युद्ध हार गया था। धर्मा ने बोला, इससे साबित होता है कि जौर का साम्राज्य बड़ा और विशाल तो है, परंतु उसकी नींव काफी कमजोर है। लेडी तारा ने बोला, हाँ, बिल्कुल सही कहा। धर्मा ने पूछा, फिर कौंताना का क्या हुआ? लेडी तारा ने बोला, रॉल्फ, जो कौंताना का कट्टर विरोधी था,
और हर बार कौंताना से चुनाव हार जाता था। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। धर्मा ने पूछा, रॉल्फ नोकोविच का पिता? लेडी तारा ने कहा, हाँ, कौंताना पहली बार काफी कमजोर पड़ गया था। रॉल्फ ने इसका पूरा फायदा उठाया। रॉल्फ ने कहा कि वो मर्कल से बदला लेगा। इस आधार पर रॉल्फ को चुनाव में मदद मिली और वो चुनाव जीत भी गया। और फिर शुरू हुआ। धर्मा ने बीच में ही बोला, ज़ोर और इरिट्रिया का पहला युद्ध। लेडी तारा ने खुश होकर कहा, क्या बात है, तुम्हें कैसे पता? धर्मा ने बोला, आपने इतना सारा बैकग्राउंड बताया है तो ये गेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। रॉल्फ को यदि मर्कल जैसे ताकतवर एलियन से बदला लेना है तो उसे कुछ चाहिए होगा और वो शायद इरिट्रिया पर होगा। लेडी तारा मन ही मन खुश हुई। उसने धर्मा से ज़्यादा स्मार्ट इंसान नहीं देखा था। उसको समझ आ गया कि धर्मा वाकई नोकोविच को टक्कर दे सकता है। लेडी तारा ने बोला, बिल्कुल सही बोला तुमने। अब हम समझेंगे ज़ोर और इरिट्रिया का पहला युद्ध। रॉल्फ ज़ोर का सुप्रीम कमांडर बन चुका था और वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी था। उसकी कंपनी ने स्पेस में बहुत काम किया था। उसने अपने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो मर्कल से बदला लेगा। धर्मा ने कहा, ये कहानी तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेडी तारा ने कहा, हाँ। इससे पहले तारा कुछ और बोल पाती, ज़ोरो बहुत ही घबराते हुए आया और धर्मा और तारा से बोला, हमें निकलना पड़ेगा। ज़ोरो के पीछे पीछे प्रोफेसर बोरो भी आए और बोले, लॉरा पकड़ी गई है। धर्मा कंफ्यूज हो गया, लॉरा? लॉरा कौन है? ज़ोरो ने बोला, लॉरा हमारी जासूस है जो नोकोविच की जासूस टोली में घुस गई थी। बोरो ने बीच में बोला, ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें फौरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ज़ोरो ने बोला, फिर लॉरा? हमें लॉरा को बचाना होगा। मेरे पास लॉरा की लोकेशन है। बोरो ने गुस्से में बोला, क्या बकवास है। नोकोविच के जासूस अत्यंत पावरफुल होते हैं। लॉरा को उसके हाल पर छोड़ दो और निकलो यहाँ से। ज़ोरो उदास हो गया। धर्मा ने ज़ोरो को देखा और बोला, हम लॉरा को बचाने चलेंगे। बोरो बहुत ही गुस्से में बोला, क्या पागलपन है, हम किसी को बचाने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से भाग रहे हैं। धर्मा ने बोला, प्रोफेसर बोरो, यदि हमारा कोई अपना किसी मुसीबत में हो तो उसे बचाना ही होगा। हम उसे बचाने जा रहे हैं, ये सन ऑफ गॉड का आदेश है। प्रोफेसर बोरो बहुत ही दुखी हो गया। तुम्हें अभी नोकोविच के जासूसों की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है, मेरे सन ऑफ गॉड। लेडी तारा ने बीच में बोला, प्रोफेसर बोरो, मैंने धर्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। मुझे उस पर विश्वास है। यदि वो कह रहा है कि हमें लॉरा को बचाना चाहिए तो मैं धर्मा से सहमत हूँ। बोरो को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ज़ोरो बहुत खुश हो गया और उसने बहुत ही खुश होकर आंखों में नमी भरते हुए धर्मा को देखा। धर्मा ने आंखों से इशारा करके ज़ोरो को आश्वासन दिया। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा, ज़ोरो और धर्मा एक बहुत ही शानदार कार ब्लैक रॉक में बैठ गए। ब्लैक रॉक कार एक शानदार कार है जो अपने आप चलती है, अपने को एक घर रूपी टेंट में कन्वर्ट कर सकती थी और हर प्रकार के खतरे को भांपकर अपने मालिक को सूचित कर देती थी। धर्मा ने इतनी विकसित कार कभी नहीं देखी थी। बोरो ने संदेश दिया और ब्लैक रॉक कार बहुत ही तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गई। ज़ोरो ने धर्मा को बोला, मालिक, ये कार भी जनक 290 की तरह ही एक बहुत विकसित कार है। धर्मा को संशय हुआ कि प्रोफेसर बोरो और इन लोगों के पास
इतना पैसा कैसे और कहां से आया कि ये लोग जनक 290 और ब्लैक रॉक जैसे विकसित और महंगे संसाधन अफोर्ड कर सकते हैं? जॉली डायस को संदेश भेज रहा था कि लॉरा ने उन्हें धोखा दिया है और ये पूछा कि डायस आदेश दे कि बोरो का क्या करना है। क्या बोरो को मार दिया जाए? क्योंकि लॉरा ने बोरो को पहले से ही सतर्क कर दिया था और बोरो अब भाग भी सकता था। मेजॉर प्लेनेट पर बोरो के बहुत सारे सहयोगी हैं और फिर उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब तक जॉली डायस को संदेश भेज रहा था, तब तक जॉली की ब्लैक रॉक कार जो टेंट में कन्वर्ट हो रखी थी, उसमें जोरो, तारा और धर्मा घुस चुके थे। प्रोफेसर बोरो थोड़ी दूरी पर ही अपनी ब्लैक रॉक कार में बैठे हुए उनको देख रहे थे और उनका इंतजार कर रहे थे। जोरो ने देखा लॉरा बेहोश पड़ी है और ऐसा लग रहा था कि लॉरा को जॉली ने काफी टॉर्चर किया है। जोरो को इतना गुस्सा आया कि उसने स्किन के अंदर छिपे लेजर ब्लास्टर से जॉली पर आक्रमण कर दिया। जॉली का ध्यान डायस को संदेश देने में था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जोरो के लेजर ब्लास्ट ने उसे मार डाला। हालांकि जॉली ने मरते मरते भी अपने रोबोट को मानसिक संदेश दे दिया था। रोबोट ने लेजर से जोरो पर हमला किया। धर्मा ने जोरो को एक तरफ धक्का दिया और वो लेजर धर्मा के कंधे पर आकर लग गया। धर्मा ने रोबोट को एक कराटे किक मारी जिससे रोबोट दूर जाकर गिर गया। फिजिकल युद्ध की आर्ट खत्म हो चुकी थी, इसीलिए रोबोट को इतनी तेज किक की आदत नहीं थी। वो डैमेज हो चुका था। लेडी तारा ने अपने ब्लास्टर से रोबोट को खत्म कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ धर्मा के कंधे से खून बह रहा था। जोरो भावुक हो गया। सन ऑफ गॉड ने एक तुच्छ सेवक के लिए इतना खतरा लिया। जोरो ने तुरंत ही धर्मा के घाव को एक पीका बोर्ड कपड़े से ढक दिया। प्रोफेसर बोरो, जो कि ब्लैक रॉक कार में ही बैठे हुए थे, चिल्लाकर बोले, जल्दी से लॉरा को उठाओ और निकलो यहाँ से। जोरो, तारा और धर्मा टेंट से बाहर आ गए। बेहोश लॉरा को जोरो ने गोदी में उठा रखा था। इन लोगों को ये नहीं पता था कि जॉली का साथी जासूस पास में ही था। उसने एक खतरनाक लेजर ब्लास्टर से इन लोगों पर हमला कर दिया था। कोई भी ब्लैक रॉक कार जब टेंट से कार में या कार से टेंट में कन्वर्ट होती थी, तो पहले एक बड़ी मोटी सपाट दीवार के रूप में हो जाती थी। फिर वो अपने आप कार या टेंट का शेप ले लेती थी। किस्मत से जॉली की मृत्यु के बाद उसकी ब्लैक रॉक कार वापस अपने आप को टेंट से कार में कन्वर्ट कर रही थी और उस कार ने मोटी सपाट दीवार का शेप लिया हुआ था जब दूसरे जासूस ने दूर से लेजर ब्लास्ट किया। हालांकि उस ब्लास्ट का निशाना धर्मा और उसके साथी थे, परंतु जॉली की ब्लैक रॉक कार ने ब्लास्ट का रास्ता रोक लिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धर्मा और उसके साथियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जॉली की ब्लैक रॉक कार ने किस्मत से उन्हें बचा लिया था। बोरो घबरा गया। वो चीखा, तुम लोग जल्दी से कार में बैठो, आसपास एक और जासूस भी है। सभी बोरो की ब्लैक रॉक कार में बैठ गए। इससे पहले कि बोरो कार को आदेश देता, धर्मा ने बोला, अपनी कार को उस तरफ ले चलो जहां से जासूस ने लेजर ब्लास्ट किया है। बोरो चीखा, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो धर्मा। धर्मा ने बीच में ही बोला, ये मेरा आदेश है। बोरो के पास कोई चारा नहीं था। उसने ब्लैक रॉक को आदेश दिया और वो उस तरफ तेजी से जाने लगी जहां से दूसरे जासूस ने उन पर ब्लास्ट किया था। तभी कुछ ही पलों बाद धर्मा ने आदेश दिया, अब कार को आदेश दो कि जितनी जल्दी हो सके उल्टी दिशा में चले। बोरो को कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसने कार को आदेश दिया। बोरो ने सोचा, धर्मा ये क्या पागलपन कर रहा है और ब्लैक रॉक कार को आगे पीछे करवा रहा है। वो दूसरा जासूस किसी भी पल उन लोगों को निशाना बना सकता है। परंतु बोरो के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि ब्लैक रॉक ने आराम से अपने आप को रिवर्स कर लिया और उस स्थान से बहुत दूर निकल गई।
दूसरे जासूस ने ब्लैक रॉक में बोरो को मारने के लिए निशाना साध रखा था। वो बोरो को टारगेट कर रहा था, परंतु तभी उसने देखा बोरो और उसके साथी उसी की तरफ तेजी से आ रहे हैं। वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोरो को लेजर ब्लास्ट से बचने की कोई तकनीक मिल गई है, इसीलिए वो इतनी तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़ के आ रहा है। कंफ्यूज जासूस ने अपनी ब्लैक रॉक कार को, जो 10 रुपी शेप में थी, आदेश दिया कि वो कार में कन्वर्ट हो जाए। जासूस भागने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि बोरो की ब्लैक रॉक कार रिवर्स हो रही है और भाग रही है। जासूस को समझ आ गया कि बोरो ने उसे बेवकूफ बना दिया, परंतु जब तक वो वापस अपने लेजर को तैयार करता, बोरो और उसके साथी बहुत दूर निकल गए थे। धर्मा ने बोला, मैंने समझ लिया था कि ये ब्लैक रॉक कार बहुत तेज चलती है, इसीलिए मैंने कहा था कि जासूस की तरफ ले चलो, क्योंकि जासूस को ये नॉर्मल नहीं लगेगा और जब तक वो समझेगा हम गाड़ी को दूर ले जा चुके होंगे। लेडी तारा के आश्चर्य की सीमा न रही कि धर्मा को इतनी जल्दी इतनी समझदारी दिखा दी। लौरा को बचाया, फिर जोरो को बचाया और अब हम सब लोगों को भी बचा लिया। बोरो को भी समझ आ गया था कि धर्मा बहुत ही दूरदर्शी और होशियार लीडर है। नोकोविच से युद्ध अब वाकई मजेदार होने वाला था। धर्मा धीरे धीरे तैयार हो रहा था। ये सब छोटे छोटे संकेत थे कि धर्मा क्या कुछ कर सकता है। पूत के पांव पालने में दिख रहे थे। धर्मा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेडी तारा ने जवाब दिया, हम एक दूसरे देश जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर। ब्लैक रॉक कार को उन लोगों ने एक जंगल में छोड़ दिया था और वो सब पैदल आधा किलोमीटर तक गए और फिर बोरो ने एक गुफा रूपी टनल में एंट्री की। आगे का रास्ता एक बहुत बड़े पत्थर ने रोक रखा था। बोरो ने मानसिक संदेश दिया और बड़ा पत्थर अपने आप गायब हो गया और उन्हें टनल में जाने का रास्ता मिल गया। बोरो ने फिर संदेश दिया और एक कार आ गई। सब लोग उस कार में बैठ गए। धर्मा कंफ्यूज था, इसीलिए लेडी तारा ने बोला, ये कार यानी कार्ट एक स्पेशल कार है जो धरती के अंदर बनी टनल में चलती है। ये हमें 10-12 घंटों में मेजोल के दूसरे देश में पहुंचा देगी, जो कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है। धर्मा को समझ आ गया था, बोरो की ब्लैक रॉक कार ट्रेस हो सकती थी। जॉली के साथी जासूस को पता था कि बोरो किस ब्लैक रॉक कार में भागा है, इसीलिए हो सकता है वो ब्लैक रॉक कार का पीछा कर ले। परंतु इस जंगल में इस टनल से बोरो कहाँ गया है, ये पता लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। धर्मा को संशय था कि बोरो को कौन फाइनेंस कर रहा है। इतना पैसा, जनक 290 जैसी स्पेसशिप, ब्लैक रॉक कार और अब ये टर्नल, और टर्नल में ये कार्ट जो उन्हें 5000 किलोमीटर दूर तक ले जाएगी। बोरो, लेडी तारा, जोरो सभी ने धर्मा का मन पढ़ लिया था, परंतु किसी ने भी कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप कार्ट में बैठे थे और कार्ट तेजी से चल रही थी। लौरा अभी भी बेहोश थी, हालांकि जोरो ने लौरा को मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया था। लेडी तारा ने धर्मा को बोला, हमें 10 घंटे लगेंगे। और इतना समय? धर्मा ने तारा के बोलने से पहले कहा, काफी है जौर और इरिट्रिया का पहला युद्ध समझने के लिए। लेडी तारा बोली, बिल्कुल सही धर्मा। तारा ने विजन भेजा और धर्मा को दिखा कि रॉल्फ एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठा हुआ है। बहुत सारे रोबोट और ड्रॉइड उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। रॉल्फ के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। रॉल्फ अपने लोगों के साथ कुछ बहुत गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहा था। तारा ने बोला, ये है रॉल्फ की वॉर काउंसिल। रॉल्फ चुनाव जीतकर सुप्रीम कमांडर बन चुका है। कौंताना कहीं दूर चला गया क्योंकि उसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। रॉल्फ
कौंताना के सामने बच्चा था और एक बच्चे से हारना कौंताना की ईगो को हर्ट कर गया। रॉल्फ ने वादा किया था कि वो मर्कल को हराएगा। इस वॉर काउंसिल में उसी का प्लान बन रहा है।